जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। जल्दी से आ जाएगा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी साहित्य। दोस्तों आपका जो बोर्ड पेपर बनेगा वो इसी आधार पर बनेगा। ये आपका बोर्ड पेपर है दोस्तों, आप पूरा इसे बोर्ड पेपर मान के चले, क्योंकि ब्लूप्रिंट के अनुसार ये आपका एक तरीके से मॉडल पेपर है और इसी प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, इसको आपको ध्यानपूर्वक देखना है। एक बार सभी साथियों के बीच शेयर कर दीजिएगा। बहुत यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस पेपर में, मॉडल पेपर में, और इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर मिलेंगे, बोर्ड पेपर में। ठीक है, इसलिए वीडियो को ज्यादा ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें और लाइक करें दोस्तों। चलो हम स्टार्ट करते हैं, तो देख सकते हैं। और दोस्तों एक बात ये है कि आप सभी कह रहे कि लाइव क्लास क्यों नहीं ले रहे, तो दोस्तों लाइव क्लास हमारी चल रही है। लाइव क्लास हमारी चल रही है मुकेश महेंद्र बेवर कोचिंग चैनल पर। देखिएगा, ये अपना नया चैनल है महेंद्र बेवर कोचिंग। इस चैनल पर लाइव क्लास ऑलवेज चलती है, महेंद्र बेवर कोचिंग। ठीक है, हमेशा चलती है लाइव क्लास शाम को 7 बजे समय है दोस्तों। शाम को 7 बजे जो है अपनी लाइव क्लास चलती है महेंद्र बेवर कोचिंग चैनल पर। तो इस चैनल के साथ आप जरूर जुड़े। यूट्यूब पर सर्च करना, ये चैनल आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस पर शाम को 7 बजे हमारी लाइव क्लास चलती है। ठीक है, ओके। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 के लिए है, जहां भी एनसीईआरटी सिलेबस है। ठीक है, ये राजस्थान बोर्ड के लिए नहीं है, सभी बोर्ड के लिए है जहां भी एनसीईआरटी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर नमूना प्रश्न पत्र एक तरीके से मॉडल पेपर है हिंदी साहित्य का, और इसमें से बहुत से क्वेश्चन जो है वो मिलने वाले हैं। ठीक है, बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। और आप लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों के बीच शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको नोट्स, अगर आपको इसके सीरीज चाहिए हिंदी साहित्य की, तो 30 रुपए में आपको सीरीज मिल जाएगी। नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, बहुत मदद मिलेगी आपको। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, प्रमुख जैसे निर्देश दिए गए हैं। जिस प्रकार बोर्ड पेपर बनेगा तो उसमें जो निर्देश दिए गए उसी प्रकार इस मॉडल पेपर में दिए गए हैं। इसी आधार पर आपका पेपर तैयार होगा। तो आप देख सकते हो, और हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें यहां पर देखिएगा प्रमुख आपके सामने खंड ए, सेक्शन ए, और सेक्शन ए के अंदर आपको यहां पर देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे हैं, जिसमें आपको उत्तर देने हैं फटाफट। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, जो कि 1 नंबर के अंदर पूछा है। आपको क्या पूछा है कि बालक बच गया अध्याय में बालक ने इनाम में क्या मांगा है? क्या पुस्तक मांगी, या मानचित्र, या चश्मा, या लड्डू? तो बिल्कुल आपने अगर चैप्टर को पढ़ा है अच्छे से, मैंने चैप्टर वाइज आपको पता है दोस्तों, मैं चैप्टर वाइज आपके सामने क्वेश्चन करवा रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? बालक बच गया अध्याय में बालक ने इनाम में क्या मांगा है? तो इनाम में मांगा था लड्डू। क्या मांगा था? लड्डू। ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने दूसरा। देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन हमें क्या पूछा है कि जो संबंधिया कहानी है किस प्रकार की कहानी है? संबंधिया जो कहानी है, संबंधिया, ये किस प्रकार की कहानी है? क्या ये आंचलिक कहानी है, या ऐतिहासिक कहानी है, या एक कहानी है, या राजनीतिक कहानी है? तो दोस्तों आपको पता होगा जो संबंधिया कहानी है ये फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। तो फणेश्वर नाथ रेणु की प्रमुख कहानी है संबंधिया कहानी। तो ये एक आंचलिक कहानी है। किस प्रकार की कहानी है? आंचलिक। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा दोस्तों, ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने तीसरा दिखेगा, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं तो कहता हूं इनको याद कर लेना दोस्तों, बहुत से मिलेंगे प्रश्न ये। ठीक है, मैंने देखा एक बूंद, मैंने देखा एक बूंद, मैंने देखा एक बूंद। कविता में कवि ने बूंद किस विशेषता को बताया है? यानी बूंद की किस विशेषता को बताया गया है? क्षणभंगुरता की, चमक की, या तरलता, या तरलता दे रखा है, या सजलता? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्षणभंगुरता। याद रखना, मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि ने बूंद की किस विशेषता को बताया है? तो क्षणभंगुरता को बताया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन, बारहमासा। ठीक है, बारहमासा जायसी की किस रचना का अंश है? जो बारहमासा है मलिक मोहम्मद जायसी की ये प्रमुख जो है रचना है। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की किस रचना का अंश है बारहमासा? अखरावट, या पद्मावत, या आखिरी कलाम, या पृथ्वीराज? देखिएगा, मैंने आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन बताया, तब मैंने इस क्वेश्चन का जिक्र भी आपको किया था उस चैप्टर में। ठीक है, तो दोस्तों मैं चैप्टर वाइज करवा रहा हूं, इसलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनको याद करना। तो देखो, जो बारहमासा है ये जायसी की पद्मावत रचना का प्रमुख अंश है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आगे है आपके सामने अगला क्वेश्चन कि सूरदास की झोपड़ी में किस वर्ग की व्यथा का अंकन किया गया है? दलित व शोषित वर्ग का, उच्च वर्ग का, मध्यम वर्ग का, या उच्च मध्यम वर्ग का? तो देखिएगा, सूरदास की झोपड़ी में किस वर्ग की व्यथा का अंकन किया गया है? तो दलित व शोषित वर्ग का। ऑप्शन नंबर इसका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, चलो देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और मुझे बताना दोस्तों कि आपके कितने राइट होते हैं। ठीक है, अपना मालवा देखिएगा अपना मालवा जो पाठ है,
अपना मालवा पाठ किस समस्या की ओर इंगित करता है? जल एवं पर्यावरण, महंगाई, बेरोजगारी या महामारी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जल एवं पर्यावरण। अपना मालवा पाठ में किस समस्या की ओर इंगित करता है ये? तो जल एवं पर्यावरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपको पूछना है कमल पत्थर। देखिएगा, कमल पत्थर को कहते हैं, आपको पूछा जा सकता है, देखिए आपको पूछा जा सकता है कमल ककड़ी। कमल ककड़ी ये जो है ये कहते हैं विष्णु को। ठीक है, विष्णु को कहते हैं कमल ककड़ी। उसी प्रकार यहाँ पर आपको पूछा है कि कमल पत्थर को कहते हैं, भस्म तो हो ही नहीं सकता, ये तो भस्म हो ही नहीं सकता दोस्तों। कमल गट्टा ये नहीं हो सकता, कमल नाल ये नहीं, पुरैन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरैन। कमल पत्थर को क्या कहते हैं? तो याद रखना, कमल जो पत्थर है इसको कहते हैं पुरैन और कमल ककड़ी कहते हैं भस्म को, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, डगडग रोटी। ओहो, डगडग रोटी पग पग नीर, नीर होता है पानी को। ठीक है, डगडग रोटी पग पग नीर किस धरती को कहा गया है? किसको कहा गया है बताओ? मालवा को, मेवाड़ या हाड़ौती या मेवात? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मालवा को। डगडग रोटी पग पग नीर किस धरती को कहा गया है? तो मालवा की धरती को कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने। नाटक जो होता है, नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त अंग है जिसके माध्यम से कथा की गति बनी रहती है, वो है कविता, वो है गीत या संवाद या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर होगा इसका संवाद। क्या हो जाएगा? संवाद, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट अगला देखिएगा, समाचार लेखन के ककार कितने होते हैं? ना जाने कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न को तो मैं तो कहता हूं आप इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना अच्छे से। ठीक है, समाचार लेखन के ककार होते हैं कितने? 4 ककार होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं। तो समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं। कितने ककार होते हैं? कब, कहां, कैसे, क्यों, ठीक है, किस लिए? ये प्रमुख 6 ककार होते हैं, याद रखें। किसी अखबार की अपनी आवाज किसे माना जाता है? संपादकीय को, आलेख, पत्रकार या समाचार? किसी अखबार की अपनी आवाज किसे माना जाता है? तो ये संपादकीय को माना गया। ऑप्शन नंबर इसका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा इसको हाँ ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। किसी अखबार की अपनी आवाज किसे माना जाता है? तो संपादकीय को। ठीक है, ये याद रखिए। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, क्या है कि देखो आगे जो पूछा है वो पूछा है कि संवाददाताओं के बीच काम के विभाजन को मीडिया की भाषा में क्या कहते हैं? बताओ दोस्तों, डेस्क कहते हैं, क्या बीट कहते हैं, क्या फिलोस कहते हैं या न्यूज वेरी कहते हैं? तो इसको इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बीट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, आगे देखो। अब क्या पूछा है? निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों में आपको करनी है, जिसमें यहाँ पर डायरेक्ट मैंने आपके सामने उत्तर लिख दिए। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहा जाता है अलंकार। अगर आपको पूछा जाए कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आभूषण, यानी कहने का मतलब गहने। गहने इसका प्रमुख शाब्दिक अर्थ होता है, आभूषण या गहने। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। और अलंकार के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। ठीक है, वैसे 2 ही प्रकार अपने ध्यान रखना, सब आपको करना शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। देखिएगा, रोला वे उल्लाला छंद के योग से खालिस्तान छंद बनता है, तो वो बनता है छप्पई छंद। याद रखना, रोला वे उल्लाला छंद के योग से कौन सा छंद बनता है? छप्पई छंद बनता है। ऐसी काव्य रचना जिसे पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाता है, ठीक है, ग्रहण हो जाए, तो वहां पर कौन सा गुण होगा? प्रसाद गुण होगा। कौन सा गुण होगा? प्रसाद गुण, याद रखेंगे। ठीक है, प्रसाद रचना मानी जाती है। देखिएगा, जब कारण नहीं होने पर भी कार्य हो तो वहां पर अलंकार होगा विभावना। कौन सा अलंकार होगा? विभावना। जहां कारण नहीं होने पर भी कार्य हो तो वहां पर विभावना अलंकार होगा। ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, आगे देखो। आगे जो पूछा है आपको, वो पूछा है कि 3 वर्णों का एक खालिस्तान होता है, तो वो गण होता है। क्या होता है? गण होता है। अब देखो दोस्तों, आपके सामने क्या दे रखा है? आपके सामने है एक पट्टित गद्यांश। ओहो दोस्तों, अब आपके सामने पूछा है आपको एक पट्टित गद्यांश जो आपके पढ़ा हुआ नहीं है, और ये पूछा है आपके 6 नंबर के अंदर। कितने नंबर के अंदर? 6 नंबर के अंदर ये आपको पूछा है। तो दोस्तों गलत मत करना, ध्यानपूर्वक पढ़ना। 3 बार पढ़ लेना, 4 बार पढ़ लेना, 5 बार पढ़ लेना, लेकिन आंसर गलत नहीं होने चाहिए। ये आपके पहले पढ़ा हुआ नहीं है, इसी में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको करने हैं, लेकिन इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। 2 बार समझ में नहीं आए, 3 बार समझ में नहीं आए, 4 बार पढ़ लो, 5 बार पढ़ लो, 6 बार पढ़ लो आप। ठीक है, देखिएगा, एक पट्टित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा। एक पट्टित गद्यांश मतलब जो पहले पढ़ा हुआ नहीं है। भारतीय भाषाओं और साहित्य में अग्र स्थान ग्रहण करने का हिंदी ने आग्रह नहीं किया है। ये इन सबकी संयोजक, मिलीजुली संयोजक शक्ति के रूप में बनी रहना चाहती है।
हिंदी का ये विनय हिंदी के दीन भाव के कारण नहीं है। अब वे समय आ गया है जब हम हिंदी के संतानों को क्षमा प्रार्थना के स्वर में नहीं, सत्य स्थापना के स्वर में यह दृढ़तापूर्वक कहना चाहिए कि राजभाषा होने के लिए हिंदी अब अपने को अपमानजनक शर्तों पर बेचने को तैयार नहीं है। राजभाषा का पद हिंदी के लिए बहुत छोटा पद है। ठीक है, राजभाषा का पद जो है हिंदी के लिए बहुत छोटा पद है। हिंदी का साहित्यकार हमेशा से तेज का उपासक रहा है। हिंदी का जो साहित्यकार है, हिंदी का साहित्यकार हमेशा से तेज का उपासक रहा है। वे तेज चाहे छोटे से छोटे आदमी में क्यों ना हो। इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब इसी में से आपको प्रश्न पूछे, देखते क्या पूछा है। हिंदी भाषा का साहित्यकार किसका उपासक रहा है। अब इस प्रश्न को देखो, गौर कीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर हमने अभी यहां पर पढ़ा था। क्या पढ़ा था, देखो यहां पर, हिंदी का साहित्यकार हमेशा से तेज का उपासक रहा है। तो इसका उत्तर आप क्या कर देंगे, हिंदी भाषा का साहित्यकार किसका उपासक रहा है, तो हिंदी का साहित्यकार हमेशा तेज का उपासक रहा है। किसका उपासक रहा है, तेज का। तो एक नंबर हमें मिल गया, बिल्कुल। इसके अलावा दूसरा क्या पूछा है, देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है। दूसरा क्वेश्चन में यह पूछा है कि हिंदी भाषा में कौन सा भाव बतलाया गया है। हिंदी भाषा में कौन सा भाव बतलाया गया है, तो हमें यहां पर देखा था हिंदी भाषा में कौन सा भाव बतलाया गया है। देखो यहां पर देखा था अभी हमने, हिंदी भाषा में कौन सा भाव बतलाया गया है। यह दृढ़तापूर्ण चाहिए कि राजभाषा होने के लिए हिंदी अब अपना शब्द भेजने को तैयार नहीं, ये नहीं। राजभाषा का पद हिंदी के लिए बहुत छोटा पद है। हिंदी को क्या पता, हिंदी भाषा में कौन सा भाव बतलाया गया है, तो हिंदी के लिए बहुत छोटा पद है। हिंदी का साहित्यकार हमेशा से तेज का उपासक रहा है। तेज चाहे छोटे क्यों नहीं, या नहीं है। यहाँ पर देखो दोस्तों, इसमें मिल जाएगा आपको। यहाँ पर देखो, ये हिंदी का ये विनय हिंदी के दीन भाव के कारण नहीं है। तो यहाँ पर देखो हिंदी का यहाँ पर जो विनय भाव है, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, हिंदी भाषा में कौन सा भाव बतलाए गए हैं, तो हिंदी भाषा में यहाँ पर विनय भाव जो है वो बतलाया गया है। कौन सा भाव, विनय भाव, याद रखेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा अपना। इसके अलावा तीसरा क्या पूछा, देखिएगा तीसरा कि हिंदी भाषियों को किस स्वर में बोलने हेतु कवि प्रेरित कर रहा है। अभी हमने देखा था ये हिंदी भाषियों को किस स्वर में बोलने हेतु कवि प्रेरित कर रहा है। ये देखो, ये सत्य स्थापना के स्वर में, याद रखना, सत्य स्थापना के स्वर में हिंदी भाषियों को जो है कवि जो है सत्य स्थापना के स्वर में बोलने हेतु कवि प्रेरित कर रहा है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों ये। इसके अलावा आगे जो हमें पूछा है वो क्या पूछा, देखिएगा, कौन सा पद हिंदी के लिए छोटा माना जाता है। कौन सा पद जो है हिंदी के लिए छोटा माना जाता है, तो राजभाषा का जो पद है वो हिंदी के लिए बहुत छोटा पद है। ठीक है, राजभाषा का पद हिंदी के लिए बहुत छोटा पद है, तो इसका यहाँ पर मिल गया। अब देखते प्रमुख आगे जो क्वेश्चन हमें पूछे वो क्या पूछे, देखो इसको थोड़ा सा आगे ले लेते हैं। हिंदी ये हो गया भाई, कौन सा छोटा, राजभाषा हो गया। हिंदी भाषा किस रूप में बनी रहना चाहती है। हिंदी भाषा किस रूप में बनी रहना चाहती है, तो देखो हिंदी भाषा किस रूप में बनी रहना चाहती है, ये रहा अपना आंसर। हिंदी भाषा जो है संयोजक शक्ति के रूप में बनी रहना चाहती है। किस रूप में, संयोजक शक्ति के रूप में। हिंदी भाषा संयोजक शक्ति के रूप में बनी रहना चाहती है, तो ये हो गया इसका आंसर। और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा पद हिंदी के लिए, ये तो राजभाषा हो गया। हिंदी भाषा किस रूप में, तो ये संयोजक रूप में। प्रस्तुत गद्यांश का, अब जैसे हमने ये प्रमुख जो गद्यांश पढ़ा है, ये पठित गद्यांश, अब इसका प्रमुख शीर्षक हमें पूछा है, तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप इसमें लिख सकते हैं हिंदी भाषा। अगर आप हिंदी भाषा कर देते हैं तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं हिंदी भाषा के महत्व, तो भी आपको वही नंबर मिलेंगे। आप हिंदी भाषा भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे सामने था एक पठित गद्यांश जो पहले आपके पढ़ा हुआ नहीं है और इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। चलो अब देखते हैं आगे। देखिएगा, एक पठित पद्यांश, अब की बार क्या पूछा है, पद्यांश पूछा है। पहले गद्यांश था, अब पद्यांश है। ये भी आपके 6 नंबर का है। ठीक है, अब पद्यांश में देखो, वर्षों तक वन में घूम घूम, वर्षों तक वन में घूम, वन में कौन घूमे, राम जी, श्री राम जी। तो वर्षों तक वन में घूम घूम बागा विघ्नों को चूम चूम। देखते हैं आगे क्या बताया इसमें, और भी आगे दे रखा, देखो, सह धूप घाम पानी पत्थर, से धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य ने सब दिन सोता है, सौभाग्य ना सब दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को, मैत्री को रास्ता बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, ठीक है, सुमार्ग मतलब एक अच्छे मार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझने को,
ठीक है, दुर्योधन को समझाने को, सॉरी दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए। भगवान कौन? श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। किसका संदेश लेके? पांडव का। अब देख लेते हैं कृष्ण क्या पूछे हैं। श्री कृष्ण हस्तिनापुर क्या संदेश लेकर गए थे? तो दोस्तों श्री कृष्ण जो है, आप इसका उत्तर देखेंगे, देखिएगा श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण मैत्री का संदेश लेकर जो है मैत्री का पांडवों का संदेश लेकर गए थे। तो यहां पर क्या कर देंगे? यहां पर कर देंगे मैत्री को रास्ता बताने के लिए पांडव का संदेश लेकर गए थे। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा इसका आंसर। किसको समझाने के लिए भगवान हस्तिनापुर आए थे? तो आपको पता, देखो यहां पर ये बता, दुर्योधन को समझाने के लिए गए थे। किसको? दुर्योधन को। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, किसको समझाने के लिए भगवान हस्तिनापुर आए थे? तो दुर्योधन को समझाने के लिए। और क्या पूछा है देखो, और क्या पूछा है कि सौभाग्य ना सब दिन सोता है। हमने पढ़ा था पहले, देखो यहां पर नहीं, हाँ चलो वो ऊपर रह गया कि सौभाग्य ना सब दिन सोता है। पंक्ति का अर्थ बताओ। अब इस पंक्ति का जो अर्थ है कि सौभाग्य ना सब दिन सोता है, सौभाग्य और दुर्भाग्य ये चलता रहता है। ठीक है, पांडवों का ये दुर्भाग्य समाप्त हो गया है और पांडवों का क्या आ गया है? सौभाग्य आ गया है। ठीक है, तो सौभाग्य ना सब दिन सोता है, कहने का मतलब है कि पांडवों का जो है दुर्भाग्य था वो समाप्त हो गया है और पांडवों का सौभाग्य आ गया है। तो ये इसका अर्थ होता है। पांडवों ने वन में कौन कौन से कष्ट सहन किए थे? देखो अभी हमने यहाँ पर देखे थे पांडवों ने वन में कौन कौन से देखे थे कष्ट। ये देखो आप लिख सकते हैं धूप, ठीक है, घाम, पानी, पत्थर, ये प्रमुख सहते थे। पांडव आए कुछ और निकल गए, तो ये प्रमुख धूप, ठीक है, पानी, पत्थर, इनकी प्रमुख इन्होंने समस्या देखी थी। तो ये कर देंगे इसका आंसर। और देखो पांडवों ने वन में कौन कौन से, ये हो गया। कृष्ण के हस्तिनापुर जाने का क्या उद्देश्य था? ये एक प्रश्न भी देखो, कृष्ण के हस्तिनापुर जाने का क्या उद्देश्य था? बताओ, कृष्ण के हस्तिनापुर जाने का उद्देश्य क्या था? कौरवों को सुमार्ग दिखाने का। ठीक है, कौरवों को सुमार्ग पर लाया जाए, यह प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, जो कौरव थे, कौरव को सुमार्ग मतलब सही रास्ते पर लाया जाए, ये प्रमुख जो है कृष्ण के हस्तिनापुर जाने का प्रमुख उद्देश्य था। प्रस्तुत पद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखिएगा। अब जो मैंने ये प्रमुख पद्यांश पढ़ा है, इसका प्रमुख शीर्षक क्या है, शोर तरीके से आपको बताना है। इसमें आप या तो लिख सकते हैं जैसे शांति इत कृष्ण, ठीक है, या आप लिख सकते हैं शांति इत कृष्ण, या फिर आप लिख सकते हैं इसमें जैसे इसमें बताया गया कृष्ण की चेतावनी। ठीक है, आप कृष्ण की चेतावनी भी लिख सकते हैं, कृष्ण की चेतावनी। ठीक है चलो, ये है आपके सामने खंड ब, और खंड ब में आपको ये पूछे हैं, खांसी नहीं रुक रही है, 40 शब्दों में आपको उत्तर लिखने हैं। लेखक ने सेवाग्राम में किन किन देशभक्तों को देखा था? चैप्टर आपने पढ़ा तो आप आंसर दे पाएंगे, बाकी तो नहीं दे पाएंगे। लेखक ने सेवाग्राम में किन किन देशभक्तों को देखा था? तो आप लिख सकते हैं लेखक ने सेवाग्राम में पृथ्वीराज को देखा है, पृथ्वीराज आजाद को देखा है, मीराबेन को देखा है, खान अब्दुल गफार खान को देखा है, ये पढ़ो। ठीक है, तो ये उत्तर आपको लिखना है। चैप्टर को पढ़े हो आपने, चैप्टर पढ़ा तो आप लिख सकते हैं इसका उत्तर। सिंगरौली के लिए लेखक ने बेकुंठ एवं काला पानी की उपमा क्यों दी है? सिंगरौली के लिए लेखक ने बेकुंठ एवं काला पानी की उपमा क्यों दी है? काला पानी का मतलब वो अकेलेपन या अकेलापन था। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हैं जैसे सौंदर्य के कारण, आप लिख सकते हैं दोस्तों कि सिंगरौली के लिए लेखक ने बेकुंठ एवं काला पानी की उपमा क्यों दी है? सिंगरौली के सौंदर्य के कारण। किसके कारण? सिंगरौली के सौंदर्य के कारण जो है इन्हें बेकुंठ कहा है, और अकेलेपन के कारण इन्हें काला पानी कहा है। ठीक है, तो ये अकेलेपन के कारण कालापन की उपमा दी और सौंदर्य के कारण बेकुंठ की उपमा दी। तो ये आप उस उत्तर लिख सकते हो। विद्यापति की नायिका प्रेम के अनुभव का वर्णन करने में असमर्थता क्यों व्यक्त करती है? विद्यापति की नायिका प्रेम के अनुभव का वर्णन करने में क्यों व्यक्त करती है? तो आप इसमें ये लिख सकते हैं कि प्रेम पल पल परिवर्तित होता रहता है। प्रेम जो होता है, प्रेम, ठीक है, प्रेम वो पल पल जो है पल पल परिवर्तित होता रहता है, मतलब बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, ये उत्तर आप लिख सकते हैं। दो नंबर के अंदर आपको पूछे हैं जो दिशा कविता, इसमें बच्चे ने हिमालय को पतंग की दिशा में क्यों बताया है? यथार्थ हो, जैसे बच्चे दिशा कविता में बच्चे ने हिमालय को पतंग की दिशा में क्यों बताया है? तो बच्चे का अपना एक यथार्थ होता है। बच्चे का अपना क्या होता है? उत्तर आप लिख सकते हैं इसमें बच्चे का अपना एक यथार्थ होता है। अब बच्चा जो है
उसकी धुन जो है वो खेल में खेल रहा था, ठीक है। अब उसकी धुन जो है वो लगी हुई थी खेल में। तो बच्चे ने, कवि ने पूछा कि जो है हिमालय को पूछा कि हिमालय किधर है। तो बच्चे ने उत्तर दे दिया कि जिधर मेरी पतंग उड़ रही है उधर हिमालय है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं कि इसमें बच्चे का जो है अपना यथार्थ होता है। आगे देखो, बिस्कोर में लेखक ने किन किन सांपों के बारे में बताया है। बिस्कोर में लेखक ने किन किन सांपों के बारे में बताया है। तो बिस्कोर में लेखक ने, जैसे आप लिख सकते हैं, जैसे डोडा है, मजगिदवा है, दामिन है, ये प्रमुख इन सांपों का उल्लेख किया है। झोपड़ी जल जाने के बाद भी सूरदास को क्या आशा थी। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि झोपड़ी जल जाने के बाद जो सूरदास को प्रमुख ये आशा थी कि भाई जैसे झोपड़ी के अंदर चांदी के प्रमुख सिक्के थे, ठीक है। अब जैसे कोई कागज के रुपए तो थे नहीं, अगर कागज के रुपए होते तो वो जल जाते, लेकिन जो है सूरदास को प्रमुख ये आशा थी कि जो चांदी के सिक्के उनका कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। इसलिए वो रात को जो है रात को देखते, उलट पलट कर देखते कि भाई चांदी के सिक्कों का कुछ होगा नहीं, ठीक है। बाकी झोपड़ी जल गई है। इसमें यह बताया कि आपने चैप्टर पढ़ना है। यहाँ पर दे रखा अनुनियुक्ति अलंकार। अनुनियुक्ति अलंकार की परिभाषा में उदाहरण लिखिएगा। अब देखिएगा, अनुनियुक्ति अलंकार, इसमें आप लिख सकते हैं ए प्रस्तुत का प्रस्तुत बोध होता है, जिसमें ए प्रस्तुत का बोध होता है, प्रस्तुत का बोध, तो वहां पर होता है ये अनुनियुक्ति अलंकार। किसी भी कहानी के विस्तार के लिए द्वंद्व क्यों महत्वपूर्ण है। किसी भी कहानी के विस्तार के लिए द्वंद्व क्यों महत्वपूर्ण है। तो द्वंद्व जो है, द्वंद्व को कथानक आगे बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि द्वंद्व को कथानक जो होता है, कथानक ये आगे बढ़ाने का, कथानक ये जो है आगे बढ़ाने का कार्य करता है। तो ये इसका उत्तर आप लिख सकते हो। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो हमने देखे हैं, अब आगे देख सकते हो। ये सब प्रश्न आपको याद करना है दोस्तों। बाकी ये सब क्वेश्चन है ये आपको सीरीज में भी मिल जाएंगे। सीरीज चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, नंबरों पर मैसेज कर देना। 30 रुपए में आपको सीरीज मिल जाएगी। बोर्ड परीक्षा में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। इन डेप्थ रिपोर्ट क्या होती है ये भी आपको लिखना है, इसका उत्तर देख सकते हैं दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा। आर्थिक पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता की तुलना में जटिल क्यों होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक परिचय आपको लिखना है, गणानंद का साहित्य परिचय, और ये स्टार्ट होता है आपका खंड से सेक्शन सी, और सेक्शन सी में आपको ये देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछे हैं। आज मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट गया, वसुंधरा कविता के आधार पर। देखो ये मैंने करवा दिया दोस्तों, बिल्कुल मैंने करवा दिया है, ये सब क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। ये देखो यहाँ पर पूछ लिए, मैं जो मोस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ वही यहाँ पर पूछे। कार्यालय का गीत कविता का मूल कथ्य को अपने शब्दों में लिखेगा, ये करवा रखे मेरे। देखो दोस्तों सीरीज में भी मिल जाएंगे ये। गढ़ी के पूर्जे कहानी के मूल संरचना को समझाइए, अथवा में दे रखा है। भीड़ लड़के ने दिल्ली में भी देखी थी, लेकिन इस भीड़ का अंदाजा निराला था। दूसरा, देवदास कहानी के आधार पर दिल्ली और गंगा तटी की भीड़ का अंतर बताना है आपको। और ये देख सकते हैं 19वां कि नदियों का सदा निरा रहना, जीवन के स्रोत का सदैव जीवित रहना, कथन के समर्थन में अपने विचार लिखिएगा। सबसे मासे शब्दों में लिखना है, 80 से 100 शब्दों में। अथवा में सूरदास की झोपड़ी पाठ के आधार पर सूरदास के व्यक्तित्व पर अपने विचार लिखना है। और ये आपका स्टार्ट होता है खंड द, और खंड दे में आप देख सकते हैं आपको 100% व्याख्या करनी इसकी, ठीक है। इसकी पूरी की व्याख्या करनी है % सही। इसके अलावा अथवा में भी आपको दे रखा है, और ये आपके सामने पद्यांश है जो कि आपके पढ़ा हुआ है, आपकी बुक में है, और इसकी भी आपको व्याख्या करनी है। अथवा में भी ये दे रखा है पद्यांश। और ये है लास्ट अपना क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा है निबंध। क्या पूछा है? निबंध। और निबंध आपको 400 शब्दों में लिखना है, कहने का मतलब आपको 2.5 पेजों में लिखना है इसका आंसर, ठीक है, 2.5 पेजों में। आप आत्मनिर्भर भारत पर भी लिख सकते हैं कि भारत लगातार किस प्रकार आत्मनिर्भर होता जा रहा है, किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो या तो आप इस पर भी लिख सकते हैं, या आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है। अब देखो आतंकवाद जो है एक प्रमुख वैश्विक समस्या है, तो आतंकवाद पर भी आप लिख सकते हैं। या वर्तमान शिक्षा प्रणाली और नैतिक शिक्षा, कि वर्तमान में शिक्षा का स्तर किस प्रकार का है, तो शिक्षा प्रणाली पर भी आप लिख सकते हो। और मेरा प्रिय कवि कौन क्या है, इस पर भी आप लिख सकते हैं। चारों में से किसी एक पर आपको लिखना है, और 400 शब्दों में आपको जो है लिखना है 2.5 पेजों के अंदर। तो ये था दोस्तों अपने हिंदी साहित्य का बोर्ड का एक तरीके से मॉडल पेपर, और आपका जो बोर्ड पेपर बनेगा वो इसी आधार पर बनेगा। आप सभी जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के बीच शेयर करें। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, नोट्स एंड सीरीज चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखें। ओके, तो मिलेंगे वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, लाइव में जरूर जुड़े महेंद्र ब्यावर कोचिंग चैनल पर। महेंद्र ब्यावर कोचिंग चैनल पर शाम को 7 बजे क्लास चलती है।